हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ाया जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो एक ऐसी वैद्युत मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा हो या जनित्र या डायनमो, ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का उपयोग किया जाता है। तो इसके सिद्धांत को समझते हैं और इसको हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें यह एक कुंडली है ABCD। दो चुंबक हैं N और S, ये शक्तिशाली चुंबक हैं। तो ये शक्तिशाली चुंबक में विद्युत क्षेत्र, इनकी बहुत तेज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेज होती है, जिसके कारण ये कुंडली N से S की तरफ गति करना शुरू कर देती है और इसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण। ठीक, यह एक अक्ष है जो डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है आपको। इस अक्ष के परितः कुंडली गति करती है। इसमें दो ब्रश हैं, एक B1 B2, जो इस रिंग C1 स्लिप, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स या सर्पी वलय बोलते हैं। तो रिंग C1 और C2, तो C1 के एक सिरे से और C2 के दूसरे सिरे से इन ब्रश को एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो रिंग होती है यह कुंडली के साथ घूमती रहती है और ब्रश इस पर स्पर्श करता रहता है, यह स्थिर रहता है। ठीक है, यह कुंडली इस प्रकार से कार्य करती है। यह एक अक्ष है कुंडली का, और कुंडली पहले इसकी अवस्था शून्य होती है, ऐसे 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 इस प्रकार से गति करती रहती है, चलती रहती है इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इसका मान शून्य होता है, यहाँ पर इसका मान अधिकतम होता है अर्थात 90 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना मान होगा, पाई होगा। यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पर मान इसका पाई हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कोण। यहाँ पर 90 अंश, यहाँ 180 डिग्री भी समझिए आप। यहाँ पर 270 अंश हो जाएगा, इसको काट दीजिए। यहाँ 270 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर 360 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुंडली गति करती रहती है 360 की, अर्थात एक चक्कर इसका पूरा होने में यह 0 से 90 अंश, 90 अंश से 180, 180 270, 270 से 360 पर आती है। इस प्रकार से चलती है। अब इसमें समय की बात करें तो यहाँ पर 0 समय है, t बराबर यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 0 समय है। यहाँ पर जो इसका समय होगा वह समय इसका t/4 समय होगा, इस पर t/4, और यहाँ पर समय जो होगा t/2 आधा चक्कर कर लेगी, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर करेगी तो t/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आधा चक्कर और फिर अगले का आधा चक्कर, ये पूरा आधा चक्कर हुआ, फिर यहाँ से आधा चक्कर हुआ, तो इसका आधे का आधा चक्कर नहीं, इसका आधा चक्कर, तो ये कितना हो जाएगा t/2 यहाँ पर हुआ, तो ये हो जाएगा 3t/4 हो जाएगा। यहाँ पे 3t/4, और ये पूरा t मतलब पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से गई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। ठीक है, ये एक चक्कर पूरा की। एक चक्कर पूरा करने में इसको थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री अर्थात 360 अंश पूरा एक यहाँ से चलना शुरू करती, फिर ऐसे घूम जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 360 डिग्री में। अब इसमें 4 कोण बनाती है। यहाँ से चलना शुरू की थी, यहाँ पर इसका शून्य था, यहाँ 90 डिग्री पाती है, यहाँ 180 पे आती है, फिर यहाँ पर 270 पे आती है, फिर यहाँ आकर के जब पहुँचती है तो यहाँ पर इसका 360 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से कुंडली गति करती रहती है। ठीक है,
अब इसमें जब यह कुंडली घूमती है तो इसे कहते हैं कि ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलता है। अब इसमें समय के साथ क्या है, परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है, ठीक है, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाती है। जैसे यहाँ से गई तो यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यही क्रिया करती रहती है, यानी निश्चित समय के साथ एक परिमाण और दिशा में गति करती रहती है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदलता है और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी प्रकार ऐसे धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदले और निश्चित समय यानी आवर्तकाल, निश्चित समय यानी आवर्तकाल के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाए तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है। तो अब आइए इसको समझते हैं, इसकी सिद्धांत को। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूर्णन कराया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो व्यय होती है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि जब शक्तिशाली चुंबक होता है और उसमें कुंडली क्या करती है, घूर्णन करने लगती है, तो वो फ्लक्स रेखाओं के कारण करती है। जब फ्लक्स रेखाएं परिवर्तित होंगी तो उस फ्लक्स रेखाओं के कारण वो उन फ्लक्स जो इसकी रेखाओं की संख्या है उनका लगातार परिवर्तन होता रहेगा, तो जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो यह कुंडली कार्य करने लगती है। अब इस कुंडली को कार्य करने में इस कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी इसको घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, संचित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम ये कुंडली ए से बी, बी से सी से डी की तरफ ऐसे गति करती है, इस तरीके से घूमती, इस अक्ष के परितः घूमती रहती है, ठीक है। अब ब्रश, सर्वी वलय C1 और चुंबक के बारे में और इस कुंडली के बारे में आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं। तो इसकी संरचना में नंबर 1 है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य एक कुंडली होती है, ठीक है। इनके ध्रुवों के मध्य क्या होती है, कुंडली, जो चुंबक से उत्पन्न बल रेखाएं अक्ष के लंबवत होती हैं, जो कुंडली को यन से यस ध्रुव की ओर तेजी से घुमाती हैं। तो कुंडली क्या करती हैं, इसको यन से यस की तरफ तेजी से घुमाती हैं। इस शक्तिशाली चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं उसके कारण, ठीक है। आर्मेचर या कुंडली, अब आर्मेचर या कुंडली ABCD जो घूम रहा है उसे आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। तो यह एक मुलायम लोहे की क्रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक्कृत तांबे के तारों की कुंडली ABCD ध्रुवों यन यस के बीच में होती है, जिसे आर्मेचर या कुंडली कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है, ठीक है। सर्पी वलय अर्थात रिंग, कुंडली के सिरे दो अलग अलग धातु के वलयों C1 व C2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये वलय समअक्षीय होते हैं तथा कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, यानी C1 C2 ये जोड़ दिए जाते हैं। किससे, ये समअक्षीय होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। तो एक कुंडली का सिरा C1 होता है, एक C2 होता है, जो इससे जुड़े रहते हैं कुंडली सिरों से, वलय के सिरों से। ये समअक्षीय एक ही अक्ष पर होते हैं, ठीक है, और ये कुंडली के साथ गति करते रहते हैं। ब्रुश, एक कार्बन या किसी धातु की पत्तियों के बने दो ब्रुश B1 व B2 होते हैं। इनका एक एक सिरा दो वलयों को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरे सिरे को बाहरी परिपथ से संबंधित कर दिया जाता है। ये ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। ये यहाँ पर ब्रुश B1 और B2 जो इस C1 के एक सिरे से C2 के एक सिरे से एक परिपथ में जोड़ दिया जाता है और ये स्थिर होते हैं ब्रुश। और सर्पी वलय C1 C2 ये गति करते रहते हैं कुंडली के साथ और ये कुंडली के अक्ष पर अलग अलग जुड़े रहते हैं, ठीक है। कार्यविधि, जब आर्मेचर या कुंडली ABCD घूमती है
तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता जाता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है। माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। अब वो क्षैतिज अवस्था में पहुंच गई किसी क्षण, ये फिगर आपको बनाया गया है। अब इस क्षैतिज अवस्था में जब किसी क्षण पहुंच जाएगी तब, और ये दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, इस क्षण कुंडली की भुजा ए बी ऊपर उठ जाएगी। अब जो कुंडली हम लोग बनाए हैं, ये कुंडली जो बनी थी इस अक्ष है, और कुंडली हम लोग, ये कुंडली यहाँ ए बी सी डी, ये कुंडली थी ए बी सी डी है। ठीक है। अब ये ए बी सी डी डी ये ऐसे गति करती है कुंडली, तो इस प्रकार से चलती है। अभी कुंडली हम लोग अभी पढ़े हैं, पीछे फिगर देखे हैं, तो ये ऐसे गति करती रहती है, इस प्रकार से ऐसे चलती रहती, इस तरीके से गति करती है कुंडली। एक बार इस कंडीशन में आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इस अवस्था में आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। इसके बाद यह इन जो, तो यहाँ पर जो है यह इस प्रकार से इसके अनुसार, या आप इस तरह समझ सकते हैं, यह 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360 पर गति करती रहती, घूमती रहती है। इस क्षण कुंडली की भुजा ए बी ऊपर उठ जाती है तथा भुजा सी डी नीचे चली जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा ए बी सी डी डी ए, यानी ए बी, तो ए और बी, यहाँ ए बी सी डी डी ए ऐसे गति करती रहती है, या यहाँ आप ए बी सी डी मान सकते हैं। तो ए बी सी डी इस प्रकार से भी गति करती रहती है। अर्थात धारा ब्रुश B2 से बाहर जा रही होती है, ब्रुश B2 धन ध्रुव कहलाता है, यानी B2 से धारा उसमें क्या करेगी, बाहर जाएगी, धन ध्रुव B2 धन ध्रुव बन जाता है। और ब्रुश B1 पर धारा वापस आ रही होती है, तो ब्रुश B1 ऋण बन जाता है। जैसे ही कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में से गुजरेगी, भुजा ए बी की ओर आने लगेगी तथा सी डी भुजा ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः अब धारा ब्रुश B1 से बाहर जाएगी तथा ब्रुश B2 पर वापस आएगी। अब धारा एक बार यहाँ पर B2 से बाहर जा रही थी और B1 पर अंदर आ रही थी, यहाँ पर अब B1 से बाहर जा रही है और B2 से अंदर आ रही है। यह प्रक्रिया ऐसे बार बार चलती रहती है। तो यह प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगी। हर आधे चक्कर के बाद वह हमेशा बदलती रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आई, फिर इसके बाद दिशा इसकी बदल जाएगी, फिर इधर आएगी, तो हर आधे चक्कर के बाद ऐसे बदलती रहती है, तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती रहती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।